सनसेट मोटेल का नियॉन साइन फड़क रहा था, जैसे कोई दम तोड़ता हुआ दिल की धड़कन। मैं अपनी खालिस होंडा में बैठी थी और उस जगह को देख रही थी जो हर हॉरर मूवी के शुरुआती सीन जैसा था। लेकिन सुबह के 2 बजे एक सुनसान हाईवे पर मेरी कार खराब हो जाना और फोन के 3% बैटरी, इन सब के साथ यह ठिकाना मेरी एकमात्र उम्मीद थी। डेस्क क्लर्क ने नकद भुगतान करते वक्त मुश्किल से ऊपर देखा। उसे सड़ी गली सिगरेटों की खुशबू आ रही थी। मैं अपने कमरे में पहुंची तो देखा कि कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था। भूरे रंग का कारपेट जो मेरे कदमों के नीचे चरचराता था, बिस्तर की चादर शायद वर्षों से नहीं धोई गई थी और दीवारें इतनी पतली कि पड़ोसी कमरों की हर आवाज सुनाई देती थी। लेकिन मैं थकी हुई थी और ट्रक सुबह तड़के आ सकता था। तब तक मैं बिस्तर पर आराम करने के लिए लेट गई। मैंने अब भी अपने जूते उतारे ही थे कि किसी ने दरवाजे पर ऐसे खटखटाया जैसे कोई गंभीर खतरे में हो। मैंने पेपहोल से देखा तो एक किशोरी लड़की दिखी, शायद 17 साल की, जिसकी गालों पर मस्कारा बह चुका था और सुनहरे बाल सिर से चिपके थे। वह टैंक टॉप और शॉर्ट्स में कांप रही थी, हाथों से खुद को जोड़कर। जब उसने दरवाजे की तरफ देखा, उसकी आंखें घबराई हुई थीं। उसने पूछा, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकती हूँ? मेरा बॉयफ्रेंड। उसने मुझे छोड़ दिया और मेरा सारा सामान लेकर चला गया। मुझे अपने दोस्त को कॉल करनी है। उसकी बात सुनकर मेरे सहज ज्ञान ने मन में जोर से ना कहा, लेकिन पेपहोल से उसे देखना, उसकी इतनी छोटी उम्र, उसकी डरती हुई हालत देखकर मैं उसे वहां बाहर नहीं छोड़ सकती थी। मैंने ताले से दरवाजा थोड़ा खोला। चेन लगी हुई थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम ठीक हो? वो बोली, मुझे सिर्फ एक कॉल करनी है, मैं झूठ नहीं बोल रही। जेक मेरा बॉयफ्रेंड है, हमारे बीच बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। उसने अपने खाली हाथ उठाए। मेरी दोस्त सारा पास में रहती है, वह मुझे लेने आएगी। उसकी बात सुनकर हर हॉरर मूवी के नियमों के खिलाफ मैंने दरवाजा खोल दिया। वह कांप रही थी। पास से देखने पर पता चला कि वह मुझसे भी छोटी थी। उसके बाएं गाल पर एक छोटा सा चोट का निशान था। वो अंदर आते ही बोली, बहुत बहुत धन्यवाद। उसने कांपते हाथों से मेरा फोन लिया। मैं मेगन हूं, मैं इसके लिए माफी चाहती हूं। उसने तेजी से नंबर डायल किया, जैसे कि वह उसे याद हो। जब रिंग हो रही थी, उसने कमरे में इधर उधर नजर घुमाई। उसकी आंखें मेरे सामान पर लंबे समय तक रुकी रहीं। फिर वो कॉल लगते ही बोली, सारा? हाँ, मैं उस मोटेल में हूं, सनसेट मोटेल, हाईवे 776, कमरा 237। हाँ, यहाँ एक महिला है। नहीं, वह अच्छी है, वास्तव में बहुत अच्छी, सुंदर भी है, शायद 20 के आसपास। हाँ, वो अकेली ही है। उसकी फोन पर ये बातें सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं अपने मन में सोचने लगी कि उसको मेरे बारे में इतनी डिटेल में बताने की क्या जरूरत थी। उसने आगे बोलना शुरू किया, हाँ, मैंने उसकी कार बाहर देखी है, वह खराब हो गई है। मुझे उसकी बातों से उस पर शक होने लगा। तभी उसने मेरी तरफ देखा। मेगन की आंखें मुझसे मिली और उसमें कुछ ऐसा था जिससे मेरी रूह कांप उठी। वो बोली, 10 मिनट। ये सुन के मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगी, अपनी घबराहट को छुपाते हुए। मैं उससे बोली, मुझे लगता है तुम्हें अब जाना चाहिए। मेगन मुस्कुराने लगी और वह सबसे डरावनी चीज थी जो मैंने कभी देखी थी। सतह पर मीठी और मासूम, लेकिन उसकी आंखें मृत जैसी थीं। उसने कहा, तुम्हारे जैसे लोगों के बारे में मजेदार बात पता क्या है? तुम इतने अच्छे बनने के लिए बेचैन हो, मदद करने के लिए। यह सब हमारे काम को इतना आसान बना देता है। मैंने घबराई सी आवाज में पूछा, कैसा काम? वह खिड़की की ओर चली गई, पार्किंग लॉट की तरफ देखने लगी। वो खिड़की से नीचे देखते हुए बोली, सारा आ रही है और अपने दोस्तों को ला रही है। उसके दोस्त तुमसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित हैं। मैं डरते हुए बोली, कौन से दोस्त? मेरे से उनको क्या काम भला? वो अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए बोली, डरो मत, उसके दोस्त तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। मैं ये सब सुनकर दरवाजे की तरफ भागने लगी, लेकिन वह मुझसे तेज निकली। मेघन ने मेरी कलाई को कसकर पकड़ लिया। उसके नाखून इतनी गहराई से घुसे कि मेरी कलाई का खून निकल आया।
वो अब थोड़े गुस्से में बोली, कहाँ जा रही हो? वे जल्दी ही यहाँ आ जाएंगे। तुम्हें उसके दोस्तों के साथ अकेले इस कमरे में रुकना पड़ेगा। मैंने जैसे तैसे खुद को छुड़ाया और दरवाजे तक पहुंच गई। लॉक खोलने की कोशिश करने लगी। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि उन्होंने काम करना बंद कर दिया। तभी पीछे से स्लाइडिंग ग्लास डोर खुलने की आवाज आई। बालकनी पर भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। पुरुषों की नीची और भयानक आवाजें थीं। मैंने दरवाजा खोला और हॉलवे में भागते हुए मदद के लिए चिल्लाने लगी। मोटेल शांत और अंधेरे से घिरा था। पता नहीं सब कहाँ थे। डेस्क क्लर्क कहाँ था? मैंने कुछ लोगों के मेरे पीछे भागने की आवाज सुनी। कम से कम 2 आदमी, शायद कुछ और भी हो सकते थे। मैं फ्रंट ऑफिस की ओर दौड़ी, लेकिन लाइट्स बंद थीं। मैं अंधेरे में दौड़ते हुए नीचे के फ्लोर के एक कमरे में घुस गई। मैंने दरवाजा जोर से बंद किया और बाथरूम में खिड़की के पास चली गई। तभी मुझे उस कमरे का दरवाजा जोर से खटकने की आवाज सुनाई दी। बाथरूम में खिड़की छोटी और ऊंची थी, लेकिन मैं उसमें से आसानी से निकल सकती थी। मैंने खिड़की का कांच तोड़ा और उसमें से बाहर निकल गई। खिड़की का कांच मेरी बाहों में घुस गया और मेरी बाहों से खून बहने लगा। मेरा फोन अभी भी मेगन के पास था, लेकिन मैं मोटेल से दूर भागती हुई सड़क के लगभग आधा मील नीचे एक गैस स्टेशन पर पहुंच गई। गैस स्टेशन बंद था, लेकिन बाहर लगा एसटीडी बूथ पे टेलीफोन काम कर रहा था। मैंने पुलिस को कॉल किया और कुछ टाइम बाद वहां मेरी मदद के लिए पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने मुझे बताया कि उन्होंने उस मोटेल में दूसरी पुलिस की टीम भेजकर सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस वालों ने उस लाडेचकी के बारे में भी बताया जो मुझे मोटेल में मिली थी, कि वो भी गिरफ्तार किए हुए ट्रैफिकर्स में शामिल थी। उन्होंने 3 पुरुषों और मेगन को गिरफ्तार किया, जिसका असली नाम जेसिका था और जिसकी उम्र 19 साल थी, 17 नहीं। वह 2 साल से उनके साथ काम कर रही थी। अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं को उनके क्लाइंट्स के लिए निशाना बना रही थी। मोटेल का क्लर्क उसका चचेरा भाई था। मुझे बाद में पता चला कि कमरा 237 उनका पसंदीदा था। पार्किंग लॉट का अच्छा नजारा, बालकनी की पहुंच और कोई बाथरूम की खिड़की नहीं थी जिससे आसानी से बचा जा सके। अब उस घटना के 3 महीने बाद भी मैं होटलों में सो नहीं पाती। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती जो बहुत छोटी, डरी हुई या बिल्कुल परफेक्ट दिखे।